दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। यह कोई साधारण सफर नहीं था, बल्कि एक ऐसी डरावनी रात थी जिसने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया। उस रात मैंने सिर्फ डर ही नहीं देखा, बल्कि अपने कर्मों का ऐसा परिणाम भी देखा जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं एक साधारण इंसान हूँ और उस दिन भी मैं बस अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफर मुझे मेरे अतीत के सबसे काले सच से सामना कराएगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे भूतकाल में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और हाँ, कहानी पूरी सुनने के बाद मुझे अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपका हर एक विचार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी राय से ही मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। मैं एक रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, तभी एक अजनबी और रहस्यमय आदमी मेरे पास आया और अपना एक भारी बक्सा रखकर बोला कि वह अब भी वापस आता है। लेकिन कई घंटे बीत गए और वह वापस नहीं आया। जब यात्रियों को शक हुआ तो उन्होंने उस बॉक्स का ताला तोड़ दिया और जैसे ही बॉक्स खुला, डिब्बे में बैठे सभी लोग डर के मारे चीख उठे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस बक्से के अंदर कोई सोना नहीं था, बल्कि उसके अंदर मेरी अपनी ही। वह रात बहुत डरावनी और लंबी लग रही थी। मैं एक पुरानी और जर्जर डिब्बे में बैठा अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। सर्दियों की काली रात और बाहर फैला गहरा अंधेरा मेरे मन में अजीब सा डर और उदासी भर रहा था। ट्रेन के पहियों की लगातार आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी और डिब्बे की हल्की पीली रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ज़्यादातर यात्री सो चुके थे और उनके खर्राटों की आवाज़ ट्रेन के शोर में दब रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर के अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था, जहाँ कभी कभी दूर किसी गांव की हल्की रोशनी दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा मुझे सिहरन दे रही थी। मेरा सफ़र अभी लंबा था और मुझे घर पहुंचने में काफ़ी समय बाकी था। मैं अपने घर और अपनी छोटी बेटी को याद कर रहा था, जिसे मैं सोते हुए छोड़कर आया था। उसका मासूम चेहरा और प्यारी मुस्कान मेरे दिल में बस गई थी और मेरा मन कर रहा था कि जल्दी घर पहुंचकर उसे गले लगा लूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे लगातार अजीब नज़रों से घूर रहा हो। मैंने खिड़की से नज़र हटाकर सामने देखा तो वहाँ एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे देखते ही मेरे शरीर में डर दौड़ गया। उसने सिर से लेकर पैर तक काले रंग के पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा मफलर से आधा ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें और माथा दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें बहुत ठंडी और डरावनी थी, जिन्हें देखकर किसी का भी खून जम जाए। वह बिल्कुल चुप बैठा था और एक पल के लिए भी पलक नहीं झपका रहा था। उसकी नज़रें सीधे मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जिससे मैं अंदर तक घबरा गया था। मैंने कोशिश की कि मैं उसकी तरफ न देखूं और फिर से बाहर देखने लगा, लेकिन मुझे उसकी नज़रें अब भी अपने ऊपर महसूस हो रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मुझे लगने लगा कि वह कोई आम यात्री नहीं है, बल्कि उसके इरादे कुछ अलग है। उसके कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी की गंध हो, जो मुझे और बेचैन कर रही थी। डिब्बे में इतनी खामोशी थी कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती, लेकिन उसकी सांसों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कई बार सोचा कि उससे पूछूं कि वह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, लेकिन उसके डरावने चेहरे और रहस्यमय खामोशी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप अपनी सीट पर सिमट कर बैठ गया
और समय गुजरने का इंतजार करने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और उसके हिलने से डिब्बे में अजीब सी चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और वह आदमी लगातार मुझे घूर रहा हो, जैसे मेरे अंदर तक देखना चाहता हो। उसकी खामोशी और अजीब व्यवहार ने मुझे बहुत डरा दिया था। इसलिए मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि यह सफ़र किसी तरह सुरक्षित गुजर जाए और मुझे उस डरावने आदमी से छुटकारा मिल जाए। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। मैंने कई बार आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन उसका डरावना चेहरा बार बार मेरे दिमाग में आता रहा। अंधेरे डिब्बे में यात्रियों की सांसों की आवाज़ और ट्रेन की लगातार चलने की आवाज़ मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही थी। मैं बार बार करवट बदल रहा था और मेरी नज़रें बार बार उसी आदमी की तरफ चली जाती थी जो बिल्कुल चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा था। उसकी आंखों की ठंडी चमक मुझे अंदर तक डरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने उससे नज़रें मिला ली तो शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। मैंने अपने दोनों हाथों कसकर पकड़ रखे थे और मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। बाहर से आने वाली ठंडी हवा अब सुकून देने के बजाय चुभने लगी थी। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उठकर किसी दूसरी सीट पर चले जाना चाहिए, लेकिन डर की वजह से मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी और मैं वही जकड़ा हुआ बैठा था। तभी अचानक वह आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके उठते ही मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि शायद वह जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपनी सीट के नीचे से एक बहुत भारी पुराना लोहे का बॉक्स निकाला और उसे घसीटते हुए मेरे पैरों के पास लाकर रख दिया। बॉक्स जमीन पर रखते ही जोर की आवाज़ हुई, जिससे आसपास सो रहे कुछ यात्री थोड़ी देर के लिए हिले, लेकिन फिर से सो गए। वह बॉक्स इतना भारी था कि उसे खींचते समय उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी। बॉक्स काले और भूरे रंग का था और उस पर एक बड़ा पुराना ताला लगा हुआ था। उसने बॉक्स मेरे पास रखकर अपना मफलर थोड़ा नीचे किया और धीमी, खुरदरी और डरावनी आवाज़ में कहा कि वह थोड़ी देर के लिए जा रहा है, इसलिए मैं इस बॉक्स का ध्यान रखूं। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने मुझे कुछ सोचने या जवाब देने का मौका नहीं दिया और तुरंत मुड़कर डिब्बे के पीछे की तरफ तेज कदमों से चला गया और कुछ ही पलों में मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं वही बैठा हुआ बहुत हैरान और परेशान था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक अजनबी आदमी जिसका चेहरा भी मैंने ठीक से नहीं देखा था, अपना इतना भारी और रहस्यमय बॉक्स मेरे पास छोड़कर चला गया था। मैंने उस बॉक्स की तरफ देखा जो मेरे पैरों से लगा हुआ था। वह बॉक्स बहुत पुराना और खुरदुरा था और उसमें से वही अजीब सी बदबू आ रही थी जो उस आदमी के कपड़ों से आ रही थी। मैंने अपना ध्यान उस बॉक्स से हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन बार बार उसी तरफ जा रहा था। ट्रेन लगातार चल रही थी और बाहर रात का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। मैं अकेला अपनी सीट पर बैठा था और मेरे पास वही भारी लोहे का बॉक्स रखा था जिसके अंदर क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उस बॉक्स की मौजूदगी और उस अजीब आदमी के अचानक चले जाने से मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था जिसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। पूरा सफ़र खामोश था, लेकिन उस आदमी की डरावनी नज़रें और उसका छोड़ा हुआ बॉक्स मुझे अंदर से बेचैन कर रहा था। ट्रेन की आवाज़ मेरे कानों में तेज लग रही थी और वह आदमी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चुपचाप बैठा था और बार बार मेरी नज़र उस बॉक्स पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। डिब्बे की हल्की पीली रोशनी जो पहले से ही डरावनी लग रही थी,
अब मुझे और ज़्यादा घबराहट दे रही थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह मुसाफिर सच में थोड़ी देर के लिए गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा। अपने दिल को शांत करने के लिए मैंने उस बॉक्स से नज़र हटाकर खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ गहरा अंधेरा था, जैसे पूरी दुनिया को किसी ने निगल लिया हो। ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं थी। मेरे आसपास बैठे बाकी यात्री गहरी नींद में थे। कोई खर्राटे ले रहा था तो कोई नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन मेरे आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मेरा पूरा ध्यान उस अजनबी मुसाफिर और उसके रहस्यमय बॉक्स पर ही था जिसे वह मेरे पास छोड़ गया था। मैं बार बार उस रास्ते की तरफ देख रहा था जहाँ से वह गया था, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे गुजर गए, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया। हर बीतते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मेरा दिल तेज धड़कने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है। क्या उसकी तबीयत खराब हो गई है या वह किसी दूसरे डिब्बे में चला गया है। मैंने कई बार सोचा कि अपनी सीट से उठकर उसे ढूंढने जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में भारी पत्थर बन गए हो और मुझ में उठने की हिम्मत ही नहीं बची थी। खिड़की से आती ठंडी हवा मुझे जमा रही थी, फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था और मेरी सांसें तेज और बेकाबू हो रही थी, जैसे डिब्बे में हवा ही कम पड़ गई हो। मैंने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन मेरे पैरों के पास रखा वह भारी लोहे का बॉक्स बार बार मुझे डराने लगा। उस पर लगा जंग लगा ताला हल्की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे कोई डरावनी आँख मुझे घूर रही हो। मुझे लगने लगा कि यह बॉक्स कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मेरे मन में तरह तरह के डरावने ख्याल आने लगे। क्या इसमें कोई खतरनाक चीज़ है या कोई गलत सामान जिसे वह आदमी यहाँ छोड़कर खुद कहीं और उतर गया है। यह सोचते ही मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और मैंने घबराकर अपने पैर उस बॉक्स से थोड़ा दूर कर लिए। ट्रेन लगातार चल रही थी और कई छोटे बड़े स्टेशनों से गुजर रही थी। तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी, जहां बाहर का सन्नाटा और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हमारे डिब्बे में न कोई चढ़ा और न ही कोई उतरा। स्टेशन की हल्की रोशनी कुछ पल के लिए अंदर आई और फिर ट्रेन के चलने पर फिर से अंधेरा छा गया। मैंने घड़ी देखी तो रात का 3रा पहर शुरू हो चुका था, यानी उस मुसाफिर को गए 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह आदमी जानबूझकर यह बॉक्स मेरे पास छोड़कर गया है और वह वापस नहीं आएगा। मेरी चिंता अब डर में बदल चुकी थी। मुझे अपने घर और अपनी छोटी बच्ची की बहुत याद आने लगी। मैं सोचने लगा कि अगर इस बॉक्स में कोई खतरनाक चीज़ हुई और कोई हादसा हो गया तो मेरी मासूम बच्ची का क्या होगा, जिसे मैं इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस सफ़र पर निकला हूँ। यह सोचकर मैं अंदर से टूट गया और मैंने मन ही मन अपने भगवान से दुआ की कि वह मेरी रक्षा करे और मुझे इस रहस्यमय मुसीबत से बचा ले। मैंने अपने आसपास सो रहे यात्रियों को देखा। मन हुआ कि किसी को जगा दूँ और पूरी बात बता दूँ ताकि हम मिलकर गार्ड को बुला सके। लेकिन फिर डर लगा कि अगर मेरी बात गलत निकली और वह आदमी वापस आ गया तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे बेवजह डरने वाला कहेंगे। इसी सोच में समय बीतता जा रहा था। मेरी नज़र बार बार उस भारी ताले और खुरदरे बॉक्स पर जा रही थी। अब उस बॉक्स से हल्की सी अजीब बदबू आने लगी थी। यह वही गंध थी जो उस रहस्यमय आदमी के कपड़ों से आ रही थी, पुरानी मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज़ जैसी, जो धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैल रही थी। उस बदबू ने मेरे डर को और बढ़ा दिया।
मेरी नाक उसे सहन नहीं कर पा रही थी और मुझे घुटन होने लगी। मैंने अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया, लेकिन वह गंध इतनी तेज थी कि रुमाल के पार भी परेशान कर रही थी। मैं बार बार उस बॉक्स को देखता और सोचता कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो इतना भारी भी है और इतनी भयानक बदबू भी आ रही है। रेलगाड़ी के पहियों की रगड़ से कभी कभी चिंगारियाँ निकलती जो खिड़की से दिखाई देती और अंधेरी रात में शैतान की आंखों की तरह चमकती थी। मैं खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस महसूस कर रहा था। मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं थी और दिमाग लगातार सोचता जा रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं किसी अजीब सपने में फंस गया हूँ जिससे बाहर निकलना मेरे बस में नहीं है। जो डिब्बा कुछ समय पहले तक सामान्य लग रहा था, अब वही मुझे कैद खाना और मौत का कुआं लगने लगा था, जहाँ मैं उस रहस्यमय बॉक्स के साथ फंसा हुआ था। रात और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। बाकी यात्रियों की गहरी सांसों की आवाज़ और ट्रेन की लगातार चलती आवाज़ मिलकर ऐसा डरावना माहौल बना रही थी जिसे मैं अब सहन नहीं कर पा रहा था। मेरी हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। मैं बार बार शौचालय की तरफ देखता, इस उम्मीद में कि शायद वह काले कपड़े वाला आदमी वापस आ जाए और अपना बॉक्स ले जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा ही था। समय तो आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे लिए हर पल बहुत लंबा लग रहा था, जैसे एक एक पल साल जैसा हो गया हो। मेरे दिल में डर और शक लगातार बढ़ते जा रहे थे। कई बार मैंने सोचा कि उठकर गार्ड को बुला लूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया कि शायद वह आदमी किसी परेशानी में फंस गया हो। लेकिन कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि कोई अपना इतना भारी और अजीब सा बॉक्स किसी अजनबी के पास छोड़कर इतनी देर तक गायब रहे। बेचैनी की वजह से मेरा पूरा शरीर थक चुका था। मेरी आंखें उस बॉक्स को बार बार देखते देखते दुखने लगी थी और मेरे कान किसी भी अजीब आवाज़ को सुनने के लिए चौकन्ने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। बस वह बॉक्स मेरे पैरों के पास रखा था और उसके अंदर छुपा हुआ राज मुझे अंदर ही अंदर डराता जा रहा था। मैंने उस अजनबी आदमी की आंखों को याद किया, जिनमें न कोई दया थी और न ही इंसानियत, बल्कि एक ठंडी और बेरहम नज़र थी। अब वही डर उस बॉक्स के जरिए मुझ पर हावी हो रहा था। रात और भी गहरी होती जा रही थी, लेकिन वह आदमी वापस नहीं आया और उस अनजान बॉक्स की मौजूदगी मुझे अंदर से लगातार डराए जा रही थी। ट्रेन के पहियों की आवाज़ मेरे दिमाग को और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। मैं अपनी जगह चुपचाप बैठा था और मेरी नज़रें उस रहस्यमय बॉक्स पर ही टिकी हुई थी। उस बॉक्स से अब एक अजीब सी बदबू निकलकर पूरे डिब्बे में फैल रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी और ठंडी रात होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मुझे बार बार अपनी छोटी सी मासूम बेटी की याद आ रही थी, जिसे मैं घर पर आराम से सोता छोड़कर इस लंबे सफ़र पर निकला था। मेरा मन कर रहा था कि किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाऊं और अपनी बेटी को गले लगा लूं, लेकिन डर की वजह से मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे जूतों के पास रखा वह भारी लोहे का बॉक्स हल्का सा हिला है, जैसे अंदर कुछ हरकत हुई हो। मैंने डर कर तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आंखें बड़ी करके उस बॉक्स को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ट्रेन के झटकों की वजह से बॉक्स हिल गया होगा, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मैंने सांस रोक रोक कर फिर से उस बॉक्स को देखा। कुछ ही पल बाद वह बॉक्स फिर से हिला और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से किसी ने उसे धक्का दिया हो। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी बॉक्स के अंदर से खुरचने
और रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से लोहे को खुरच रहा हो। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह तक कांप गई। मैंने सीट के किनारे को कसकर पकड़ लिया और डर के मारे मेरी आंखें खुली रह गई। फिर उसी आवाज के साथ एक बहुत धीमी और घुटी हुई सिसकी भी सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में रो रहा हो और उसका मुंह बंद कर दिया गया हो। यह आवाज सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और मुझे यकीन हो गया कि उस काले बदबूदार लोहे के बॉक्स के अंदर कोई जिंदा इंसान बंद है जो मदद के लिए पुकार रहा है। मेरी हालत बिल्कुल पागल इंसान जैसी हो गई थी और मेरे मुंह से अपने आप एक हल्की सी चीख निकल गई, जिससे आसपास सोए हुए लोग जाग गए। मेरे पास वाली सीट पर सोया एक बूढ़ा आदमी घबरा कर उठ बैठा और मुझे हैरानी से देखने लगा कि मैं रात में क्यों चिल्ला रहा हूँ। मैंने कुछ बोलने की बजाय डरते हुए कांपते हाथ से उस बक्से की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने नींद भरी आंखों से बक्से को देखा ही था कि अचानक वह फिर से हिलने लगा और उसके अंदर से फिर वही सिसकने और लोहे की खुरचने की डरावनी आवाज आने लगी। यह आवाज सुनते ही बूढ़े आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। वह डरकर अपने पैर ऊपर कर बैठ गया। उसकी हालत देखकर डिब्बे के बाकी लोग भी जागने लगे। जो डिब्बा थोड़ी देर पहले बिल्कुल शांत था, अब वहाँ डर और फुसफुसाहट का माहौल बन गया। सभी लोग अपनी सीटों से उठकर उस बक्से को देखने लगे। औरतों ने डर के मारे अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और मर्दों के चेहरों पर भी साफ चिंता दिखने लगी। लोग मुझसे पूछने लगे कि यह बक्सा किसका है और इसके अंदर से कैसी अजीब आवाजें आ रही है। मैंने डरते हुए और हकलाते हुए बताया कि यह बक्सा एक अजनबी आदमी का है, जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था और वह कई घंटे पहले यह कहकर गया था कि वह शौचालय जा रहा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। यह सुनकर सबका डर और बढ़ गया और पूरे डिब्बे में हलचल मच गई। कोई कहने लगा इसमें भूत है, कोई कह रहा था कि इसमें किसी इंसान को बंद कर दिया गया है और कुछ लोग इसे किसी खतरनाक जानवर का बक्सा बता रहे थे। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था, लेकिन कोई भी उस बक्से के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बक्से के अंदर से आने वाली रोने और तड़पने की आवाजें अब और भी तेज और डरावनी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई इंसान दम घुटने से अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। इन आवाज़ों ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया था। लोग डर के मारे पीछे हटकर डिब्बे के एक कोने में सिमटने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन उस बक्से के अंदर तड़पती हुई किसी जान और उससे फैल रही बदबू ने मुझे कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि वे पीछे हट जाए और कोई भी उस बक्से को हाथ न लगाए। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए ट्रेन के उस हिस्से की तरफ भागा जहाँ गार्ड होते हैं, ताकि उन्हें इस डरावनी हालत के बारे में बता सकूं। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और गार्ड को बुला लिया। जब मैं गार्डों को लेकर वापस अपने डिब्बे में आया तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सीना फट जाएगा। डिब्बे के दरवाजे पर पहुंचकर जब मैंने अंदर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। सभी यात्री एक कोने में डरे हुए खड़े थे और उनकी नज़रें उसी पुराने और रहस्यमय बक्से पर टिकी हुई थी। अब बक्से के अंदर से खुरचने की आवाज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन एक धीमी और दर्द भरी सिसकी लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर बंद कोई इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। गार्डों ने अंदर आते ही यात्रियों को और पीछे हटने का इशारा किया और बक्से को चारों तरफ से घेर लिया। एक गार्ड नीचे झुका और उस भारी काले ताले को ध्यान से देखने लगा, जो बहुत अलग
और बेहद मजबूत लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास मकसद के लिए बनाया गया हो। उस गार्ड के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वह भी बक्से से आती आवाजें सुन चुका था। उसने अपनी साथी की तरफ देखा और इशारे से ताला तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। डिब्बे में बैठे हर इंसान की नज़र उस बक्से पर जमी हुई थी और डर के मारे सबने जैसे अपनी सांसें रोक ली थी। औरतें अपने बच्चे को सीने से लगाकर भगवान से रहम की दुआ कर रही थी और मर्दों के चेहरों पर भी साफ डर दिखाई दे रहा था। मैं सबसे आगे खड़ा था, लेकिन डर के कारण मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश मैं इस ट्रेन में चढ़ा ही न होता। काश मैं अपने घर पर अपने मासूम बेटे के पास होता, जिसे मैं सोता हुआ छोड़कर आया था। उसका हंसता हुआ चेहरा याद आते ही मेरा दिल दुख से भर गया। पता नहीं उस बक्से के अंदर क्या खौफनाक चीज छिपी थी। गार्ड ने अपना भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से ताले पर मारा। लोहे के टकराने की जोरदार आवाज पूरे डिब्बे में गूंज उठी, जिससे औरतों और बच्चों के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। लेकिन ताला इतना मजबूत था कि पहली बार भी नहीं टूटा। उस तेज आवाज से बक्से के अंदर जो भी था वह डर गया और उसने जोर से सिसकी ली और बक्से को हिलाने लगा। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड ने अपना पसीना पोंछा और फिर से पूरी ताकत से ताले पर वार करने लगा। हर वार के साथ मेरी धड़कन और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हथौड़ा मेरे सिर पर पड़ रहा हो। आखिरकार कई कोशिशों के बाद ताला जोर की आवाज के साथ टूटकर फर्श पर गिर गया। ताले के गिरते ही पूरे डिब्बे में एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा हो। गार्ड ने अपने हाथ थोड़ा पीछे किए और दोनों ने मिलकर उस भारी और जंग लगे ढक्कन को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू किया। ढक्कन के पुराने कब्जों से एक बहुत डरावनी और तेज चरमराने की आवाज़ निकली, जो मेरे दिल में किसी खंजर की तरह चुभ गई। जैसे जैसे बक्से का ढक्कन खुल रहा था, उसमें से सड़ी हुई बहुत तेज बदबू पूरे डिब्बे में फैलने लगी। फिर वह पल आया जब ढक्कन पूरी तरह खुल गया और अंदर का नज़ारा सबके सामने था। जैसे ही दोनों गार्ड ने अंदर झांका, उनके चेहरे डर के मारे बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए और वे घबरा कर पीछे हट गए। उनकी आंखें फटी रह गई और उनके मुंह से अपने आप हे भगवान निकल गया। उनकी हालत देखकर डिब्बे में बैठी औरतों ने अपने चेहरे हाथों से ढक लिए और मर्दों को भी डर के मारे चीख निकल गई। कोई भी हिम्मत करके आगे बढ़कर अंदर देखने को तैयार नहीं था। पूरा डिब्बा जैसे शोक में डूबा हुआ था और हर तरफ डर और खौफ का माहौल था। मेरा शरीर भी डर से कांप रहा था और मेरे पैरों में खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन अंदर की बेचैनी और जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं लड़खड़ाते कदमों से बक्से के पास पहुंचा। हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। किसी तरह मैंने अपने कांपते हाथों का सहारा लिया, धीरे से झुका और बक्से के अंदर देखा। अंदर का दृश्य देखते ही मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जैसे सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो गई हो। उस बक्से में न कोई सोना था, न बम और न ही कोई खतरनाक जानवर, बल्कि उसमें एक छोटी सी मासूम बच्ची पड़ी थी। उसके हाथ पांव मोटी रस्सियों से कसकर बांधे गए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि वह चिल्ला न सके। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। वह डर के मारे कांप रही थी और उसकी आंखों में इतनी बेबसी थी कि देखकर दिल टूट जाए। लेकिन जिसने मेरी आत्मा को पूरी तरह झकझोर दिया वह था उस बच्ची का चेहरा और उसके कपड़े। उसने गुलाबी रंग की वही फ्रॉक पहनी हुई थी
जो मैंने अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर दी थी। वही फ्रॉक पहनकर वह खुशी खुशी सोने गई थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसकी मासूमियत बिल्कुल मेरी 5 साल की बेटी जैसी थी। नहीं, वह कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी ही थी। मैं उसे कुछ ही घंटे पहले अपने घर के सुरक्षित कमरे में सुलाकर आया था। मेरी वही बेटी जो हर रात मुझसे लिपट कर सोती थी, अब इस अजनबी और डरावने बक्से में मेरे पैरों के पास पड़ी तड़प रही थी और मुझे इसका पता भी नहीं था। उसे उस हालत में देखकर मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई जिसने ट्रेन की आवाज़ को भी दबा दिया। मैं घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा और कांपते हुए हाथों से उस बक्से के किनारों को पकड़ लिया। अपनी ही बच्ची को इस हालत में देखकर मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई डरावना सपना हो, लेकिन यह सच्चाई थी जिसने मेरी जिंदगी को एक ही पल में नर्क बना दिया था। मुझे उस रहस्यमय मुसाफिर की ठंडी और डरावनी आंखें याद आने लगी। उसने मुझसे कोई पैसा या सामान नहीं छीना था, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज़, मेरी बेटी, मुझसे छीन ली थी और उसे उसी बक्से में मेरे सामने रख दिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक हादसा था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरी बच्ची मुझे देखकर रो रही थी और कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझ में अब हिम्मत नहीं बची थी। मैं फर्श पर पड़ा अपने बाल नोच रहा था और मेरी चीखें उस सन्नाटे में गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरी हालत एक पागल इंसान जैसी हो गई थी जिसकी पूरी दुनिया उसके सामने खत्म हो गई हो। मैंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए और उस बदबूदार बक्से में पड़ी अपनी बच्ची को छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरे हाथ उसके ठंडे कंधों से लगे, वह डर के मारे सिमट गई, जैसे उसे लगा हो कि वही निर्दयी आदमी फिर से उसे दर्द देने आया है। मैंने रोते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरी आवाज़ सुनकर उसने धीरे धीरे अपनी सूजी हुई आंखें खोली और मुझे पहचानते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने बंधे हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ाने की कोशिश की। मैं अपनी बच्ची को इस डरावनी हालत से बाहर निकालना चाहता था। मैंने जल्दी से उसके मुंह पर बंधा हुआ मोटा कपड़ा हटा दिया जो उसकी सांसें रोक रहा था। कपड़ा हटते ही उसने एक गहरी और दर्द भरी सांस ली और रोते हुए मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। मैंने तुरंत वहाँ खड़े लोगों की तरफ देखा जो अभी भी डर और सदमे में थे और उनसे मदद मांगी। वे तुरंत मेरे पास आए और मेरी बच्ची के हाथ पैरों में बंधी रस्सियों को काटने लगे। जैसे ही रस्सियाँ कटी, मैंने उसे उस डरावने बक्से से बाहर निकाला और सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। वह भी मुझसे लिपटकर लगातार रो रही थी और उसका छोटा सा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसकी धड़कन मुझे साफ महसूस हो रही थी। डिब्बे में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे और वे इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भावुक हो गए थे। औरतें अपने बच्चे को गले लगा रही थी और भगवान का शुक्र मना रही थी कि उनके बच्चे सुरक्षित है। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाए फर्श पर बैठा था और बार बार उस निर्दयी इंसान के बारे में सोच रहा था जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। तभी मुझे याद आया कि वह आदमी कौन था और उसकी आंखें कैसी थी। वह मेरे पुराने दुश्मन की आंखें थी जिसके साथ कई साल पहले जमीन जायदाद को लेकर मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था। उस समय मैंने अपने घमंड में उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उसे उसके परिवार के साथ बेघर कर दिया था। उसकी पत्नी और बच्चों की हालत भी मैंने नहीं देखी थी। उसने रोते हुए मुझसे कहा था कि वह इस अन्याय का ऐसा बदला लेगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। और आज उसने अपना वादा पूरा कर दिया। उसने मेरे घर की सुरक्षा को पार करके मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरी मासूम बच्चे को चुरा लिया
और उसे एक बक्से में बंद कर दिया, जिससे मैं पूरी तरह टूट गया। अब मुझे समझ आ रहा था कि यह कुदरत का न्याय है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही उसे भुगतना पड़ता है। मैंने एक निर्दोष परिवार की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और आज उसकी सज़ा मेरी अपनी बेटी को भुगतनी पड़ रही थी। यह सोचकर मेरा दिल गहरे पछतावे से भर गया और मैं भगवान से अपने सभी पापों की सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगा। ट्रेन अंधेरे को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे मन का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने मन ही मन फैसला किया कि इस सफ़र के ख़त्म होते ही मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा, उस व्यक्ति को उसका हक वापस दूंगा और उससे दिल से माफ़ी मांगूंगा, ताकि मेरी बेटी पर आया यह संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसी बीच वहाँ मौजूद लोगों ने मेरी मदद की, मुझे संभाला, मेरी सीट पर बैठाया और मेरी बेटी को पानी और खाने के लिए चीज़ें दी। मेरी बेटी ने पानी का थोड़ा सा घूंट लिया और मुझसे और भी कसकर लिपट गई। उसका शरीर अब भी हल्का हल्का काँप रहा था और वह बार बार डरकर इधर उधर देख रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा और उसे भरोसा दिलाया कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे वह लंबी और डरावनी रात बीतने लगी और खिड़की के बाहर सुबह की पहली किरण नजर आने लगी। उस रोशनी ने मेरे दिल में भी एक नई उम्मीद और सुकून भर दिया। डिब्बे में फैला डर भी सुबह के उजाला के साथ कम होने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंची और एक लंबी सीटी के साथ रुक गई। यात्री अपना अपना सामान लेकर उतरने लगे और मुझे सहानुभूति भरी नज़रों से देखते हुए बाहर चले गए। मैंने भी अपनी बेटी को बाहों में उठाया, उस डरावने बक्से को एक आखिरी बार देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर की ठंडी और ताज़ी हवा ने हमारे चेहरों को छुआ तो मुझे एक नई और साफ जिंदगी की शुरुआत का एहसास हुआ। मुझे पता था कि उस डरावनी रात का असर मेरी बेटी के मन पर भी अभी रहेगा और उसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मुझे यह भी भरोसा था कि प्यार और अच्छा माहौल हर घाव को भर सकता है। मैं धीरे धीरे भीड़ से दूर जा रहा था और मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी किसी पर अत्याचार नहीं करूँगा। अब मेरी बाकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ और दूसरों की मदद करने में ही बीतेगी। मेरी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सच्चे पछतावे और एक नई अच्छी ज़िंदगी शुरू करने की उम्मीद चमक रही थी। वह डरावनी रात और वह खौफनाक सफ़र अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। इंसान जैसा बीज बोता है उसे वैसे ही फसल काटनी पड़ती है, इसलिए घमंड और जुल्म की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक दिन अपने ही बोझ से गिर जाती है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम जिंदगी में जो करते हैं उसका हिसाब कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। मैंने कभी एक बेगुनाह इंसान के साथ अन्याय किया था और उसी का दर्द मेरी बेटी के जरिए मुझे वापस मिला। सच कहूँ तो उस रात ने मुझे सिखा दिया कि ताकत और घमंड कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन इंसानियत और अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर हमें उसका एहसास जरूर कराती है। उस रात के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ और दूसरों की भलाई के लिए जीऊंगा। अंत में बस इतना कहूँगा, इंसान जैसा बीज बोता है उसे वैसे ही फसल काटनी पड़ती है और मैंने वह फसल अपने आंखों से देखी है।